नमस्कार। कल हमने ज़्यादातर जो है पी एन एस वेव जो कि बॉडी वेव है उस पर चर्चा की थी। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सरफेस वेव का क्या महत्व है। तो कुछ बात तो हमने सरफेस वेव पे की थी कल, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। लेकिन जो पी एन एस वेव का अगर हम लोग देखते हैं और सरफेस वेव्स का है तो वो कुछ इस तरह से आपको सेस्मोग्राफ पे दिखाई देता है। और जो जनरेशन है सरफेस वेव का वो ज़्यादातर जो है वो हम ये पाया गया है कि वो ज़्यादा इंटीरियर ऑफ अर्थ में ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, वो क्लोज टू सरफेस रहती है करके। हालांकि जो डेप्थ है हमारे पास अर्थ की जो है वो तो काफ़ी गहरी है, 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग रहते हैं। अब जो एस वेव के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कार्टून है जो कि बताता है कि शेयर वेव है ये तो आपकी, तो इसमें जो है हल्का फुल्का डैमेज होता है। कॉम्प्रेशनल वेव है वो हमने कल बात किया था कि जो कि आपकी पी वेव है, प्राइमरी वेव है, वो आपका ज़्यादातर जो है वो लैंड को पुश एंड पुल करती है, लेकिन ये जो है ये अप एंड डाउन करेगी। तो जो भी इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ज़मीन पे, उसको भी ये अफेक्ट करती है। तो इसी तरह से ये भी दिखाया गया है कि आपका ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट और ये प्रोपोगेट करती है परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन है आपका करके। ये एक फ़ोटो है आपका जो कि दर्शाता है आपका कि एस वेव पास होने पे क्या हो सकता है करके। और ये 1999 का है। ताइवान में एक भूकंप आया था जिसका नाम चिची अर्थक्वेक कहा गया था, और उसमें ये आपका जो है एस वेव पास हुआ था। तब आपके सरफेस पे इस तरह से मकान का हालत देख रहे हैं करके। सो ये वेव्ड अप है पूरा, मतलब आपका इस तरह से जाता है। और इसी तरह के एविडेंस जो हैं और सिग्नेचर जो हैं कि हमको 2001 का जो भूकंप आया था कच्छ में, जिसको भुज अर्थक्वेक कहा गया, उसमें भी ये पाया गया था। और देखा गया था कि आपका ये पूरा के पूरा जो ब्रिज है, ब्रिज तो खैर एक आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है सरफेस पे, लेकिन इसके ज़मीन भी इस तरह से वेव्ड अप हुई थी, ये एविडेंस हमको मिलता है करके। तो एस वेव भी मतलब कंपेयर टू आपका कंपैरिजन अगर करें पी वेव के साथ तो वो थोड़ी सी घातक है। और यहाँ पे भी अगर देखें ये 2001 का जो भूकंप था उसी का सरफेस पे जब वेव पास हुआ था तो उसने क्या किया था, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा वेव्ड अप हो गया है। ये पूरा एरिया जो है ये वेव है, एक तरह से जो हम लोग कहते हैं कि साइनस वेव पास हुई है यहाँ से करके। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे सरफेस वेव की बात कर रहे हैं तो सरफेस वेव में क्या होता है इसकी हमने पहले भी बताया है कि बॉडी वेव पी एन एस से है और आपकी सरफेस वेव लव एंड रेले वेव है। इसका जो मोशन है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका, लेकिन यहाँ पे आपका लैंड जो है वो साइड बाई साइड भी मूव करेगा, अप एंड डाउन भी होगा और साइड बाई साइड भी मूव करेगा। तो ये एक इसका मोशन है इसका। और दूसरा जो है इसका जो रिले वेव है वो क्या करता है, शॉर्ट ऑफ एन इलेप्टिकल मूवमेंट है इसका। तो आप नीचे वाला जो कार्टून है उसमें देख सकते हैं कि मूवमेंट जो है ये इलेप्टिकल आपका हो रहा है करके। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है हम लोग कहेंगे कि ये वेव्स होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्शन करती है। जो पी वेव में देखा कि आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एस वेव में हम लोग देख रहे हैं कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे आपका ऊपर नीचे भी हो रहा है लव वेव में, और साइड बाय साइड भी मूव कर रहा है लैंड को। तो कोई भी ऐसा जो मोशन है हम लोग बात करें तो वो नहीं मतलब हम लोग उससे बच नहीं पाते हैं करके। तो जब आपकी सरफेस वेव पास होती है तो आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया ये कि आपका साइड बाय साइड भी मूव कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये अप एंड डाउन भी हो रहा है, रेले वेव का है करके आपका। तो ये आपकी जो भी बिल्डिंग्स होती है यहाँ पे, तो जो ये लाइट के पोल्स दिखाए गए हैं इनका ऑसिलेशन भी अलग होगा इसका। तो ये ऑसिलेशन जो है आपको, जो बिल्डिंग्स हैं वो अलग अगर हिसाब से अगर ऑसिलेट करेगी तो वो आपके टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है करके। तो सरफेस वेव अगर हम लोग ले लें, जो पहले एक कार्टून दिखाया था जिसमें एस वेव पास हो रही है और क्या हालत हुई थी वो घर की, यहाँ पे वो दिखाते हैं तो कम्प्लीटली टोटल डैमेज करता है करके। तो ये एपिसेंट्रल एरिया में ये काफ़ी घातक होती है, और ये दूर के इलाकों में भी होती हैं, जो कि क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी भूकंप अगर किसी भी धरती के कोने में आता है या उसमें आता है, हिस्से में आता है, तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं दूर तक करके। तो ये एक
एक टेबल बनाया गया है जिसमें आप को मिलेगा कि हमने साइस्मिक वेव्स का जो है मोशन और टाइप क्या है और उसके नाम क्या हैं उसके बारे में बात किया है करके। तो आपकी बॉडी वेव है जो कि आपकी PNS वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। सरफेस वेव्स हैं आपकी लव एंड रेले वेव है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इलिप्टिकल आपका मूवमेंट है हो रहा करके। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास हर एक तरह के मोशंस इसमें मिल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोशंस मिल रहा है, ट्रांसवर्स मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल भी मिल रहा है और वर्टिकल इलिप्टिकल भी मिल रहा है इसमें करके। अब आते हैं जो मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि जब अर्थक्वेक आता है, एक सडन एनर्जी जो स्टोर्ड है वो रिलीज़ हो रही है आपकी, तब ये वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये ही सबसे ज़्यादा जो हमारे मतलब एक बात करनी है इसमें कि हमारा क्या किस तरह से घातक होगा और कितना डेंजरस है, उस पर बात करें करके। सरफेस पे जो मैनिफेस्टेशन हमको दिखता है, सरफेस पे जो उसके अवशेष दिखते हैं हमको, वो कुछ इस तरह से हैं। ये बात हमने जब हम लोग बात कर रहे थे प्लेट बाउंड्रीज़ की, तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ में हमने बताया था, ये उसी का चित्र है वहाँ का। यहाँ फोटोग्राफ जो है ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का है। तो अगर ये प्रश्न है कि अर्थक्वेक्स होते क्या हैं करके, तो अर्थक्वेक्स बेसिकली जो है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है करके, जो कि एनर्जी स्टोर, और ये एनर्जी कहाँ से आपको मिल रही है और ये स्ट्रेन जो आपका डेवलप हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसमें। तो ये जो है, ये हम जो बात की थी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, और प्लेट के आपस में टकराना या तो आपका सबडक्ट करना, तो इसी बेसिस पे ये आपकी एनर्जी इसी समय रिलीज़ होती है और इसकी वजह से आपका ये जो हमारे साइस्मिक वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि ये फॉल्ट है क्या, किस टाइप का फॉल्ट है। जैसे मैंने थोड़ा सा तो आपको ब्रीफली बताया था कि हमारे पास 3 तरह के फॉल्टिंग होते हैं। ये स्ट्राइक स्लिप में जाता है, हम लोग एक स्ट्राइक स्लिप क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे करके। सो आगे बढ़ते हैं अभी। और एक ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है, उस पर इस तरह की काफ़ी कुछ आपको डेटा मिलेगा, और इस पे बात की है कि अर्थक्वेक अगर आपको मान लीजिए कि आपको एक फील करना है एक छोटा सा, मतलब कैसे होता है करके, तो आप 2 अपनी हथेलियों को लेके एक दूसरे की तरफ आप उसको प्रेस करिए और आप मूव करने की कोशिश करें इसको करके। तो ये जब मूव होगा तो आपको आपकी बाहों में और ये हाथ में आपको एक झटका सा महसूस होगा, वाइब्रेशंस आएंगे करके, वही आपका अर्थक्वेक है। और ये प्रेशर आप बन रहे हैं, दैट इज़ योर फोर्स। और ये फोर्स जो हैं आपकी प्लेट से आते हैं, जो प्लेट आपस में टकरा रही है, या तो आपके साइड बाय साइड मूव कर रही है या तो सबडक कर रही है करके। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग का जो सरफेस मैनिफेस्टेशन है और जहाँ पे ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो भी हम लोग एक सरल भाषा में इसको कहें तो क्रैक्स हैं, ये वीक जोन्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट लाइंस करके। और इसको दूसरा भी कहते हैं रप्चर्स, सरफेस रप्चर की बात करते हैं हम लोग करके, कि इसने कि जो धरती की सतह तक वो उसने क्या तोड़ा है और को तोड़ के मतलब किस तरह के सिग्नेचर्स हमको यहाँ पे दिखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका कि ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का है, जिसमें वो एक ही मतलब दरार से ये एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, एक ही फॉल्ट लाइन से नहीं हो रही है, मल्टीपल फॉल्ट लाइन्स हैं इसका। तो ये जोन ऑफ फॉल्टिंग है आपके पास। और जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कहीं पे कहा क्या है 9 मिलीमीटर 17 मिलीमीटर है करके, तो ये इन्होंने ज़्यादातर जो है वो GPS मेजरमेंट से इसको देखा गया है करके कि कितना स्लिप हो रहा है। तो जितना ज़्यादा जिस पे स्लिप कंज्यूम मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, उसका मतलब ये है कि उस फॉल्ट लाइन पे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेन डेवलप होगा और उसमें बड़े भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं करके, और जल्दी आएगा, मतलब क्योंकि वो स्ट्रेन बहुत तेज़ी से वहाँ पे जमा हो रहा है करके। तो आप मान लें कि अगर ये कहें कि भाई आपका जो ये वाला है ये करीब 17 मिलीमीटर है, लेकिन ये सेगमेंट जो है ये करीब करीब 24 मिलीमीटर पर ईयर है, तो इस सेगमेंट में बड़े भूकंप आने की और उसके अंतराल जो होगा वो कम होगा करके। लेकिन अगर ये 6 मिलीमीटर और ये वाला ले रहे हैं, इसको ही हमने ये सेगमेंट को कहा है इन्होंने हेवर्ड फॉल्ट सिस्टम। और ये फॉल्ट सिस्टम जो है इसमें कम से कम जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, क्योंकि इसका स्लिप भी काफ़ी कम है, इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवरऑल उसमें करके। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ एविडेंस हैं, क्योंकि ये फॉल्ट जो है हेवर्ड फॉल्ट है वो क्रीप करता है। तो कैसे होगा वो हम लोग
भी इसमें कुछ हमारे पास तस्वीरें से बात करेंगे। तो मोटा मोटा ये देखा गया है कि अगर इस तरह की आपके पास वीक स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास काफ़ी, तो ये एक से बिहेव नहीं करेंगे और ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सब पे एक बराबर का आपका स्लिप हो रहा है या एक बराबर की एनर्जी स्टोर हो रही है करके, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक सरल सा एग्जांपल दिया है, उदाहरण दिया है, जिसमें कि आपके मान लीजिए कि आप जो ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसका पूरी गड्डी ले लो और आप उसको जो दबा के प्रेस करके उसको एक मूव करना शुरू करो, किसी एक डायरेक्शन में उसको मूव करो। तो ये देखा गया है कि आपके जो ताश के पत्ते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और वीक जोन्स हैं, तो वो एक साथ एक जैसा मूव नहीं करेंगे करके, उसका जो स्लिप होगा सबके कॉन्टैक्ट्स का अलग अलग होगा। तो ये एक चीज़ जो है वो पिछला जो हम वो दिखा रहे थे आपको सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का, जिसमें हेवर्ड फॉल्ट है, जिसमें 24, 17 और इस तरह की स्लिप हैं, वो एक चीज़ देखने की कोशिश की गई है इसमें सिंपल से एक एग्जांपल से करके। अब डिफॉर्मेशन इन रॉक, ये बहुत ही कॉमन सी बात जो है करके, जो हम लोग स्कूल लेवल पे भी पढ़ते थे इसको करके, कि अगर मान लीजिए कि डिफॉर्मेशन कहीं पे भी हो रहा है तो किस प्रकार से होगा, जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेन क्या डेवलप हो रहा है करके। तो ये जो है मोटा मोटा जो है वो दो फेजेस आपके रहेंगे, जो कि एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है करके, और हर मटेरियल का जो अर्थ मटेरियल है उसका एक इलास्टिक लिमिट होता है। उसके ऊपर अगर आपने स्ट्रेस लगाया तो वो एक डक्टाइल डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, जो कि फाइनली आपका जो है फ्रैक्चर होगा। और ये जो फ्रैक्चरिंग हो रहा है, यही आपका जो प्रोसेस है ये अर्थक्वेक का है करके, यही आपका अर्थक्वेक है। सो सारे मटेरियल जो हैं धरती में वो उसकी कुछ एक इलास्टिक सारी की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी इलास्टिक लिमिट है। उसके ऊपर अगर वो डिफॉर्म करता है तो, और प्रेशर तो कंटिन्यूस लग रहा है क्योंकि आपकी जो प्लेट्स हैं वो तो कंटिन्यूसली आपस में टकरा रही भी हैं, नीचे भी जा रही हैं या तो दूर जा रही हैं आपस से, तो वो एक आपका अर्थक्वेक प्रोसेस को भी हेल्प करता है करके। सो फाइनली अगर हम लोग कहें कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये भी पाया गया है। जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि 2004 का जो भूकंप आया था अंडमान का, उसमें कुछ एरिया जो है वो नीचे धंसा और कुछ एरिया ऊपर उठा था करके। अब जो हम लोग कहते हैं कि भाई सारा अर्थ मटेरियल है, ये एक इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरा हमने आगे भी देखा कि आइसोस्टैटिक बैलेंस भी रहता है उसका करके, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये रीगेन करता है, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है इसमें, जो कि हम लोग कहते हैं इसको इलास्टिक रिबाउंड। तो ये देखा गया कि जो एरिया करीब करीब 1-1.25 मीटर नीचे गया था, वो धीरे धीरे कई वर्षों में 5 या 6 वर्षों के अंदर वो कुछ हिस्सा वापस आ गया। तो करीब करीब नहीं तो हम लोग कह रहे हैं, देखा गया कि 40 से 50 सेंटीमीटर वो एरिया वापस आया, लेकिन बाकी एरिया जो वो उतना ही रहा। मतलब अगर एक मान लें कि 1 मीटर में से अगर 40 सेंटीमीटर आप निकाल रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर जो है वो रह गया, वो उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल आपका रह गया करके। फर्दर डिफॉर्मेशन जो है आपका नॉन रिवर्सिबल है, तो ये मेनली हम लोग जब कहते हैं कि इसको फोल्डिंग हो गया करके, तो आपका ये वापस नहीं आएगा, नॉन रिवर्सिबल है। और ब्रिटल जो होगा आपका, ब्रिटल फेलियर जो है आपका, वो है आपका अर्थक्वेक। तो ये पार्ट जो है ये आपका ये दर्शाता है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम आपका, कि रॉक इस तरह से होते हैं। सो विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अ रॉक डिफॉर्म इलास्टिकली देन प्लास्टिकली बिफोर अल्टीमेटली फेलिंग और ब्रेकिंग इन एन अर्थक्वेक। सो ये फ्रैक्चर जो है हो रहा है आपका, ब्रिटल फेलियर जो हो रहा है वो आपका अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है करके। ए कंप्लीट ब्रिटल रॉक फेल्स एट इट्स इलास्टिक लिमिट। अगर इससे ऊपर गया आपका तो आपका ये ब्रिटल फेलियर होना तय है करके। सो ये एक और एग्ज़ाम्पल है। अगर हम लोग देखें कि हम ये भी बात किए थे जहाँ पे हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात की, और हमने ये कहा कि भाई आपका गहराई में अगर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर आप प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ रहा है करके,
तो अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं तो डिफॉर्मेशन भी वेरी करेगा, गहराई में अलग होगा डिफॉर्मेशन, और शैलो एरियाज़ जो हैं अर्थ के उसमें एक डिफॉर्मेशन अलग होगा क्योंकि टेम्परेचर आपका कम है वहाँ पे कंपेयर टू द डेप्थ। तो ये एक दर्शाया गया है कि ब्रिटल और डक्टाइल डिफॉर्मेशन में क्या इसमें होता है करके। तो एक रॉक का सिलेंडर लिया गया है जिसमें आपका ये दिखाया है कि इसको अगर अंडर द कंडीशन रिप्रेजेंटेड शैलो क्रस्ट है, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपका फ्रैक्चरिंग होगा यहाँ पे ज़्यादातर। लेकिन अगर यही ब्लॉक अगर इसको गहराई में देखते हैं तो ये कंडीशन बताती है कि डीपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट है जहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, तो ये डक्टाइल डिफॉर्मेशन होगा। इसमें डिफॉर्मेशन दिखेगा, बल्जिंग दिख रही है, लेकिन क्रैक्स इतनी और जो फ्रैक्चर्स हैं वो ब्रिटल फेलियर जो है इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देगा आपको करके। इसीलिए जो जितनी भी सतहें टूटती हैं सरफेस पे आके तो वो आपका फ्रैक्चर पैदा करती है, और उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अगर उसमें हुआ है कुछ भी मात्रा का डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। और एक और भी देखा गया है कि अगर आपका जो डिफरेंशियल स्ट्रेस है उसके बारे में बात करें, और टेक्टोनिक फोर्सेस जो लग रहे हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हैं, वो ज़्यादातर देखा गया है कि वो डिफरेंशियल स्ट्रेस है, वो एक डायरेक्शनल स्ट्रेस है, वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं है। तो अगर डायरेक्शनल स्ट्रेस आपका है जिस तरह से यहाँ पे दिखाया, तो वो आपका जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपका डिफॉर्मेशन दिखेगा करके। तो अगर मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि भाई आपका हिमालय जो है वो इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है, तो इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन जो होगा आपका ये होगा करके। तो ये चीज़ जो है, और गहराई में ज़्यादातर देखा गया है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगते हैं, लेकिन सरफेस के पास आने पे आपके ज़्यादातर डिफरेंशियल है, और हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेस भी लगता है करके। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ले लो आप करके, तो ये आपका सिग्मा 1 है, आपका ये सिग्मा 2 है, ये आपका सिग्मा 3, अब ये सिग्मा 3 आपका मिनिमम होगा करके, तो ये है आपका, और ये सिग्मा आपका हो गया 2 हो गया करके। अब ये अगर रॉक्स में अगर देखा जाए तो ये मतलब ये उदाहरण भी मिले हैं, और ये काफ़ी सटीक ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं फील्ड में जो किया जाता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस है तो क्या दिखता है करके। तो ये ग्रेनिट है, ग्रेनिट का पिक्चर है यहाँ पे, जो कि इग्नियस रॉक्स हैं, और इसमें डिफरेंट मिनरल्स हैं, जो कि क्वार्ट्ज ज़्यादातर जो सफ़ेद दिखाया गया, और दूसरा जो है वो आपका जो फेल्सपार एंड माइका है, इसमें जो काले उस कणों से दिखाया गया है करके। तो ये अगर डिफरेंशियल स्ट्रेस में चला जाता है करके, तो ये काफ़ी एक बहुत ही बेहतरीन एक ओरिएंटेशन, और ये आपका एक अलाइनमेंट पैदा करता है अलोंग ऑफ द मिनरल्स एक्चुअली। तो ये रॉक डेफिनेटली इसका जो वो है वो बदलेगा, जो कि हम लोग कहते हैं इसको कि ग्रेनाइट जो है ये आपका जो है इग्नियस रॉक्स हैं, तो और ग्रेनाइटिक नाइस है, ये नाइस आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, लेकिन ये डिफॉर्मेशन की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से आपका ये होगा। तो ये ऑलमोस्ट ये जो देखा गया है कि ये जो स्ट्रेस लग रहा है इसके ऑलमोस्ट अलाइन परपेंडिकुलर कर दिया इसने करके। तो ये अलाइनमेंट जो मिल रहा है वो डिफरेंशियल स्ट्रेस की वजह से है आपका करके। तो ये पार्ट तो हमने कवर कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे जो फ्रैक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दो उसमें है क्रिस क्रॉस दिख रहे हैं आपको, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट फ्रैक्चर्स एक्चुअली। तो ये आप याद रखिएगा इसको करके। अब अर्थक्वेक फोरकास्टिंग की अगर बात करें तो ये है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर कोई चाहता है कि हर इसका फोरकास्टिंग, जैसे हम लोग बात कर रहे थे लेक्चर के बिगनिंग में कि आपका अगर स्टॉर्म आ रहा है या साइक्लोन आ रहा है तो उसका फोरकास्टिंग हो रहा है, आपका फ्लड आने वाला है तो भी फोरकास्टिंग हो रहा है करके। तो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन जो है उसके बारे में भी लोग काम कर रहे हैं, हालांकि अभी कोई ऐसा सटीक उदाहरण हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हम लोग ये कह पाएँ कि इस दिन इस घड़ी आपका भूकंप आएगा, क्योंकि इसके अंतराल जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं बड़े भूकंपों के। और दूसरा ये पाया गया है कि भाई जो हिस्ट्री जो हम लोग देखते हैं, इसका इतिहास देखते हैं कि पुराना अर्थक्वेक्स कितने अंतराल में आया है, तो जो एजेस हम लोग निकालते हैं, जो आयु निकालते हैं सेडिमेंट्स की या चारकोल की या उसकी, तो उसमें कुछ आपके एरर्स रहते हैं, प्लस माइनस कुछ
वर्षों के। तो उस वजह से इसको बहुत सटीक तरीके से हम लोग नहीं बता पा रहे हैं करके, लेकिन कोशिश की है लोगों ने उसको प्रेडिक्शन की। तो फोरकास्टिंग आइडेंटिफाई क्या करता है फोरकास्टिंग बेसिकली, तो फोरकास्टिंग आइडेंटिफाइज बोथ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ये तो हम लोग कर पाए हैं, एंड मैन-मेड स्ट्रक्चर्स दैट आर स्पेशली वर्नेबल टू डैमेज फ्रॉम शेकिंग। सो जो हम लोग अभी तक बात करते आए हैं वो हमारी जो साइस्मिक वेव्स का रिलेटेड है, वो ये सबसे ज़्यादा घातक जो है शेकिंग है आपका करके, और डैमेज जो हम लोग देखेंगे वो आपका मैन-मेड स्ट्रक्चर्स को ही होगा करके। धरती तो फटेगी फटेगी आपकी, धरती ऊपर जाएगी नीचे जाएगी धंसेगी, या तो साइड बाय साइड भी मूव करेगी, जो कि फॉल्टिंग हम लोग कहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो मैन-मेड स्ट्रक्चर्स को है करके। तो ये एक पार्ट है फोरकास्टिंग का कि सबसे पहले तो ये तय किया जाए भाई कि किस एरिया में आपके अर्थक्वेक आ रहे हैं, आने वाले हैं और आने की संभावना है करके आपकी। तो ये एक आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो आपका विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ योर स्टडीज़ एक्चुअली, कि आपको वो एरियाज चिन्हित करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इस तरह के अर्थक्वेक्स आने की संभावना, और कितने बड़े आएंगे, ये भी एक ज़रूरी है हमको कहना करके, कि कितने बड़े आएंगे और उससे कि कितने जो स्ट्रक्चर्स बने हैं क्या वो अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब वो साइस्मिक शेकिंग जो होगा उसको सस्टेन कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, या तो वो ढह जाएंगे करके। दूसरा है आपका कि अर्थक्वेक प्रेडिक्शन रिफर्स टू अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट प्रिसाइसली व्हेन द नेक्स्ट अर्थक्वेक ऑन अ पर्टिकुलर फॉल्ट इज लाइकली टू कम। वर्ड तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे प्रिसाइज, लेकिन उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाए हैं यहाँ पे 2 करके। तो ये अभी तक इतना हमको ये मिला नहीं है कि भाई कितना प्रिसाइजली हम लोग इसको कह पा रहे हैं करके। ये एक आगे हो सकेगा तो एक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे पास और हिमालय की पे ही जो में अर्थक्वेक्स जो आए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हम लोग इतना सही तरीके से प्रिसाइजली क्या उसको हम लोग कह पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि एटलीस्ट हम लोगों को ये पता लग पाया है, जो हम लोग स्टडीज़ करते हैं आजकल उससे ये पता लगा है कि भाई कौन से फॉल्ट पे ये भूकंप आने की संभावनाएं हैं इन फ्यूचर। आगे और देखते हैं कि अर्थक्वेक फोरकास्टिंग इज बेस्ड लार्जली ऑन इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है जिस पे बात कर रहे हैं करके लोग रिसर्च किए हैं, ये बेसिकली ये देखा गया है कि इनिशियली जो है आपका एक डिफॉर्मेशन होगा करके, और ये क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका फाइनली, और एक या तो हम कहें कि एक इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले गए तो देन वो आपका पूरा ब्रिटल डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपका लैंड लेवल चेंज होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो ज़मीन उठेगी या तो धंसनी शुरू होगी। तो उसको प्रिसाइजली कैसे नापा जाए और कैसे देखा जाए, क्योंकि आम ज़िंदगी में और अपनी आँखों से तो उसको नापना बहुत मुश्किल है, हमको पता भी नहीं लगेगा। जैसे हमारी हम लोग कह रहे हैं कि इंडियन प्लेट मूव कर रही है भाई 50 मिलीमीटर की रफ्तार से उसकी वेलोसिटी है करके, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी धरती घूम रही है, हम लोग उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। इसी तरह से आपका जो ये डिफॉर्मेशन है ये कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन किस एरिया में हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहीं कुछ लोगों ने इसको जो है वो जीपीएस से मेजर करने का कोशिश की, और ये काफ़ी सटीक तरीके से इसको मतलब आइडेंटिफाई किया गया है इसका करके। तो ये एक इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी सजेस्ट दैट इफ फॉल सरफेस डू नॉट स्लिप, मतलब ये आपका स्लिप नहीं हो रहा है ईजिली, तो ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा। तो वो एक सेस्मोलॉजिस्ट जो हैं हम लोग कहते हैं, ये भी एक ब्रांच है जो कि अर्थ साइंस की है, जिसमें लोग जो है एक्सक्लूसिवली जीपीएस पे काम करते हैं, और जीपीएस को परमानेंट जीपीएस स्टेशन जो है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हुई, तब लोगों ने इस पे आर्ग्यू किया, इस पे आपत्ति जताई, लेकिन बाद में
अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि हमारे पास जीपीएस स्टेशंस होते हैं जो कि आपका 24/7 उसको रिकॉर्ड करते परमानेंट जीपीएस स्टेशंस, और उसकी कोऑर्डिनेट्स के हम लोग पता लगता है कि कितना मूव किया है और किस एरिया में कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है करके। और ज़्यादातर इसको देखा गया है कि पहले आप जो एक्टिव फॉल्ट्स हैं उसको देखें और उसमें क्या बदलाव आ रहा है, वहाँ पे उस एरिया में क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या एक्यूमुलेशन स्ट्रेन का हो रहा है, उसका भी पता लगा सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जिससे एक्सप्लेन किया गया है कि मान लीजिए कि आपका सरफेस पे जो मैनमेड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फेंस है, एक बाड़ लगी हुई है यहाँ पे, तो वो अगर मान लीजिए कि इस फॉल्ट के अलोंग जो है वो डिफॉर्म हो रहा है करके, तो इनिशियली जो डिफॉर्मेशन होगा ये इस तरह से होगा, और इसका जो आपका डिफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि लैंड में इस तरह से थोड़ा सा मतलब आपका वो मिलेगा, ये टूटा नहीं है अभी तक, ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक करके। लेकिन फाइनली जब एनर्जी, और ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और ये फाइनली जब आपका ये रप्चर हो रहा है तब ये पूरा आपका ये पोर्शन यहाँ से टूटा, इतना मूवमेंट हुआ, और जो स्ट्रक्चर ऊपर बैठा था वो भी आपका टूट गया करके। लेकिन उसके बाद जो है कुछ हिस्सा जो है अपने आप को रीएडजस्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिबाउंड थ्योरी। तो अगर हमने इसको पकड़ लिया, ये डिफॉर्मेशन जो है इसको हमने अगर पकड़ लिया, मान लो कि हमने एक जीपीएस स्टेशन जो है वो यहाँ लगा रखा है आपके पास है, और दूसरा जीपीएस स्टेशन आपने यहाँ लगा रखा है, या तो यहीं पे हम लोग कहें कि यहाँ पे लगाया हमने करके। तो ये जीपीएस स्टेशन जो हैं ये दोनों आपस में तो मतलब ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हमको मिलते रहे हैं, कंटिन्यूस कोऑर्डिनेट्स। तो जब मूव किया है ये, जब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, तब आप इसको कह पाएंगे कि यहाँ पे ये मूवमेंट है और ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है करके, और फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो आपका अर्थक्वेक है करके। इसी तरह से ये भी समझाया गया है, एग्जाम्पल है इसका करके। तो ऑफसेट जो है ये आपका फाइनल जो है, इसमें आप देखेंगे ये सैन एंड्रियास फॉल्ट पे ही ये अर्थक्वेक था, जिसमें आपका जो हम लोग पिछला देख रहे थे एविडेंस जो है ये वाला, अगर मान लो कि ये वाला देखें एविडेंस जो फाइनल स्लिप हुआ वो ये है आपका, और ये ऑफसेट आपका फेंस का है जो कि यहाँ पे आपका बताया गया करके। और ये जो है अर्थक्वेक था आपका 1906 का सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक था, जिसमें ये फॉल्ट यहाँ से पास हो रहा है और ये इसको पूरा डिस्प्लेस किया है फेंसिंग को करके। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, हम लोग बताएंगे आपको, जो कि 1995 का है, ये आपका जापान का है, कोबे अर्थक्वेक था, उसमें भी इस तरह के कुछ सिग्नेचर्स पाए गए थे करके, जो कि मूवमेंट हुआ। अब जैसे हमने कहा कि जीपीएस मेजरमेंट्स आपको काफ़ी सटीक इसका मेजरमेंट्स दे सकते हैं कि कितना स्लिप हो रहा है करके। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी है, ये अगेन यूएसजीएस का ही काम है, और उन्होंने क्या किया है कि फॉल्ट लाइन जो थी, सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का ट्रेस है, उसके दोनों साइड में उन्होंने जीपीएस स्टेशंस रखे हैं करके, और जीपीएस स्टेशंस को उन्होंने कंटिन्यूसली मेजर किया उन्होंने करके। अब उन्होंने ये भी देखा कि ये सारा मूवमेंट जो है सारे जीपीएस स्टेशन का ये नहीं होगा, मैक्सिमम जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो करीब करीब आपका 905 मिलीमीटर का है, और ये बेस्ट फिट लाइन आपने उनको करके देखा तो उन्होंने देखा कि यह करीब करीब 782 डिस्प्लेसमेंट है इसका करके। तो जो दूर स्टेशंस पड़े थे आपके, उसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो ज़्यादा था, और जो पास में है उसका कम था करके। तो इसी तरह से ये भी एक ये है कि मान लो कि अगर बहुत ही सही तरीके से अगर देखा जाए तो क्या ये साइकिल ऐसे फॉलो होता है करके, जहाँ पे आपका मतलब कहते हैं हम लोग कि ये स्ट्रेस रिलीज़ हुआ यहाँ पे, तो ये फिर ये जो है ये आपका अर्थक्वेक था, फिर से एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ उस पर और फिर से रिलीज़ हुआ। तो क्या ये टिपिकल जो हमारी साइकिल जो है वो चलती है इस तरह से, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। ये बहुत ही मतलब एक टिपिकल वो दिखाया गया एग्जाम्पल है कि भाई सेम मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आना है करके उस फॉल्ट पे या तो उस एरिया में, तो उसका जो एक्यूमुलेशन है वो आपका ये पीरियड, ये टाइम है एक्चुअली, ये वाला जो है ये टाइम दिखा रहा है आपका करके, तो उसके अंतराल के बाद ही वहाँ पे
स्ट्रेन डेवलप हुआ है और फिर ये रिलीज़ हुआ है करके। लेकिन ये अमूमन मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों की जो स्टडीज़ ने बताया है, हम लोग हिमालय में काम कर रहे हैं, कि ये जो अंतराल है जिसको हम लोग कहते हैं रिकरेंस इंटरवल, ये इंटरवल बिल्कुल सेम नहीं होता है सबका। यहाँ पे तो एक बहुत ही आइडियल कंडीशन बताया कि सबका ऑलमोस्ट सेम अंतराल है, एक अर्थक्वेक और दूसरे अर्थक्वेक। और जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो टिप है यहाँ पे रिलीज़ हो रही है आपकी एनर्जी, तो ये एक टिपिकल एक वो दिखाया। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्रिस्टल रॉक्स और जो मटेरियल है वो जब रप्चर होता है, तो उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें बदलाव आएगा करके। तो हम लोग का जो रॉक का स्ट्रेंथ है वो बदलेगी आपकी करके। तो हालांकि यहाँ पे ये बताया है कि व्हेन द स्ट्रेस एक्सीड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक अलोंग द फॉल्ट, ये रप्चर होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये है कि ये इसकी स्ट्रेंथ भी बदलेगी। तो ये जो अंतराल है ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो हर बार। मतलब एक भूकंप और दूसरे भूकंप में अगर हमने ये पाया कि 200 वर्ष का अंतराल है, तो वो 200 वर्ष में ही नहीं है, उससे पहले भी हो सकता है, छोटा भूकंप हो सकता है और फिर बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं हिमालयाज़ में हमारी स्टडीज़ जो हैं वो बताती है करके। इसी तरह से इस पे भी बात थी जो मैंने कहा कि ये जो स्लिप है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेन है, वो हर जगह अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये हर फॉल्ट लाइन जो है, ये जोन है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का पूरा, तो ये हर फॉल्ट लाइन में सेम समय पे अर्थक्वेक नहीं आएगा, इसका अंतराल अलग अलग हो सकता है करके। तो मैं जो बता रहा था आपको कि जो सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, इसमें एक फॉल्ट जो है इसका, वो है आपका हेवर्ड फॉल्ट। और हेवर्ड फॉल्ट में इतना कम जो है स्लिप होने का कारण क्या है करके, ये है कि ये फॉल्ट जो है वो क्रीप करता है। मतलब ये कंटिन्यूसली खिसक रहा है आपस में, मतलब एक दूसरे के आप देखें तो ये आपका ये कंटिन्यूसली आपका क्रीप कर रहा है करके, स्लिप कर रहा है करके। तो इसके एविडेंस क्या है सरफेस पे, ये हम लोग आपको दिखाते हैं करके। हालांकि ये यहाँ पे अब जो है कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, अभी मना कर दिया गया है। और पहले ये हुआ था कि जो यहाँ जहाँ से फॉल्ट ये गुज़र रहा है, सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम जो है, और जो हेवर्ड फॉल्ट है जहाँ से गुज़र रहा है, इसकी एग्जैक्टली ऊपर आपके काफ़ी लोगों के घर बने हुए थे करके। और ये भी था कि यहाँ से मतलब आपकी कुछ यूटिलिटी की जो हैं, या तो मतलब यूटिलिटीज़ भी पास हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लो कि गैस पाइपलाइन है, या तो सीवर पाइपलाइन है, या तो वाटर पाइपलाइन है। तो वो लगातार इसमें ये देखा गया है कि वो कुछ समय के बाद वो ब्रेक हो रही है करके, टूट रही है करके, रप्चर हो जाती है करके। तो ये स्टडीज़ की गई यहाँ पे, और ये पाया गया कि ये फॉल्ट जो है वो क्रीप करता है। और इसका एविडेंस क्या है सरफेस पे, आप ये देखेंगे कि ये पेडेस्ट्रियन पाथ है, फुटपाथ है, और यहाँ पे ये जो है, ये फुटपाथ की क्या ज़रूरत थी कि इस तरह का बनाने का, तो ये बनाया नहीं गया है, ये मूव किया है करके। और फॉल्ट जो है वो आपका यहाँ से जा रहा है करके, ये पोर्शन जो है आपका ये इस तरफ मूव किया है, और ये वाला पोर्शन इस तरफ मूव किया है करके। सो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व जो है ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, और ये आपका हेवर्ड फॉल्ट है। ये हेवर्ड फॉल्ट की अलॉन्ग मूवमेंट है, आपका क्रीप हो रहा है करके। दूसरा एविडेंस आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास है ये पोर्शन में जो हम लोग कहते हैं इसको रिडल फ्रैक्चर्स। ओके, ये फ्रैक्चर्स जो हैं, ये आपके फ्रैक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं करके। तो ये फ्रैक्चर्स जो बने हैं ये भी फॉल्ट के अलॉन्ग ही हैं। और यहाँ पे इस पोर्शन में, अभी इसका क्लोजअप दिखाते हैं, इस पोर्शन में आपका जो है ये फॉल्ट का एविडेंस यहाँ पे दिखता है करके। तो ये पोर्शन में आप देखें अगर, तो ये मूवमेंट हुआ है, ये दोनों एक समय में साथ में थे, लेकिन अभी जो है ये इतना मूवमेंट हो चुका है। हालांकि ये पिक्चर जो लिया गया है ये 2011 का आसपास का है। अभी इन्होंने तो हमेशा ये इसको रिपेयर कर देते हैं, लेकिन इनको अब पता है कि ये एरिया से फॉल्ट है, और ये फॉल्ट लाइन जो है ये मूव करती है यहाँ पे, और ये क्रीप हो रहा है करके, इसको करके। तो अभी इन्होंने एक और इसमें वो किया है कि जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं जिनकी ये फॉल्ट को क्रॉस करती हैं, उसको इन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिया है, ताकि वो कुछ समय तक वो उसके साथ ड्रैग तो हो, लेकिन वो टूटे नहीं करके, ब्रेक नहीं हो करके। फाइनली तो एक समय पे ब्रेक होगी कहोगे, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, उस तरह की मटेरियल यूज़ किया गया है। ये दूसरा उदाहरण वहीं का है। अब ये भी पहले
पाया गया था जब इनकी समझ नहीं थी, समझ कम थी, इसके बारे में पता नहीं था कि ये फॉल्ट की वजह से हो रहा है करके। कुछ समय के बाद यहाँ पे डिरेलमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, ये जो पोर्शन है रेल ट्रैक का उसमें डिरेलमेंट्स ज़्यादा होते थे, और उसका कारण ये था कि फॉल्ट यहाँ से मूव कर रहा है आपका। तो ये जो है, ये आपका पटरी जो है ये भी मुड़ती थी इसके साथ साथ, और इसको भी डिफॉर्म करता था फॉल्ट करके। तो इन्होंने क्या किया कि ये पूरा जो सेक्टर है, ये सेगमेंट है, इस ट्रांजेक्ट में उन्होंने ये किया कि भाई अगर एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा आपकी पटरी पे डिफॉर्मेशन आया तो वो एक नया ट्रैक पे डाल देंगे आपकी ट्रेन को करके। और इसी तरह से ये अदल बदल करते रहते हैं, कभी इस पे कभी उस पे करके, ताकि वो एक सेफ वो करें। ये इसका क्लोजअप है, आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली आपको ये दिख रहा है, ये पुराना है, इसको बंद कर दिया गया है, अभी ये नया वाला जो है वो इस पे चल रहा है करके आपका। इसी तरह से जब ये डिफॉर्म हो जाएगा तब इसको शिफ्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी क्लियर एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिखाते हैं कि भाई इस तरह की फॉल्ट मूवमेंट्स होंगी, लेकिन ये क्रीप हो रहा है। लेकिन जो अगर क्रीप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है आपकी, और वो फ्यूचर में जब स्लिप करेगा वो आपका भूकंप होगा करके। तो इसको कहते हैं हम लोग ये फॉल्ट क्रीप प्रोसेस है करके आपका। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का। यहाँ पे एक और भी देखा गया सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम का, ये नाली है आपकी जो कि ब्रेक हुई है, ये आपका इसका दोनों सिरे हैं आपके यहाँ पे, तो ये ब्रेक हुआ और फॉल्ट जो है आपका यहाँ से जा रहा है करके। तो लोग जो हैं यहाँ पे फॉल्ट्स के साथ, अर्थक्वेक्स के साथ जीते हैं करके। लेकिन ये पूरी जानकारी के साथ हमारे देश में अभी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि फॉल्ट लाइन कहाँ से जा रही है और उस पर कितना बड़ा भूकंप आने की संभावना है। हालांकि ये पता है कि हिमालय जो है वो जो एरिया पूरा है वो साइस्मिकली एक्टिव एरिया है, और वो साइस्मिक जोन 5 में आ रहा है। कच्छ भी है जिसमें साइस्मिक जोन 5 में, अंडमान भी है साइस्मिक जोन। हालांकि मैंने ये बात भी कही है कि पूरी प्लेट जो है अंडर डिफॉर्मेशन है, तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हम लोग ने देखा कि भुज का 2001 का है ना, लातूर का अर्थक्वेक है, तो वो अर्थक्वेक्स भी वहाँ पे आएंगे, लेकिन हिमालय में ये ज़्यादा आएंगे करके। सो लोग जो हैं वहाँ पे, लोगों को पता है कि भाई ये जो फॉल जा रहा है हमारा, ये हमारी सिटी के नीचे से जा रहा है, तो ये इस हिसाब से अपने घर भी बनाए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन हुआ है रोड्स का और ब्रिजेस का, फ्लाईओवर्स का, वो इसी हिसाब से किया गया है। तो ये जानना ज़रूरी है, जो पार्ट ऑफ प्रिडिक्शन हम लोग कह रहे हैं करके। तो कौन से एरिया में क्या फॉल्ट सिस्टम है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसका मैपिंग बहुत ज़रूरी है। और ये अब बात करें, जो कि मैंने कहा कि ये स्लिप रेट्स पे जो बात कर रहे हैं, या तो इसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, तो ये जीपीएस आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, एक सिग्निफिकेंट एसेट है, जो कि हज़ार्ड में हम लोग बात करते हैं करके। तो ये कुछ वेक्टर्स दिखा रहा है इसका कि किस तरह से मूव कर रहा है। तो जो इंडियन प्लेट है वो तो आपका नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ फॉल्ट सिस्टम्स हैं इस एरिया में, बेसिकली काराकोरम फॉल्ट सिस्टम है, और दूसरा यहाँ पे अल्टिंडक है, कुल्लून फॉल्ट है। ये सारे फॉल्ट सिस्टम के बीच में ये जो तिब्बतियन पार्ट है वो स्क्वीज़ आउट हो रहा है आपका ईस्ट की तरफ करके। तो ये भी एक बात जो है हम लोग उसमें प्रेडिक्शन में पार्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन हैज़ हैड फ्यू सक्सेसेस, ये एक और बात थी कि इसमें सक्सेस है करके, और ये कर सकते हैं आप अगर इसको बहुत ही गहराई से और बहुत ही डिटेल में इसके प्रिकर्सर्स को कैच करने की कोशिश करें करके। कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब ये जानवर की बिहेवियर जो है वो बदलता है जब भूकंप आता है करके, और ये डेफिनेटली जो हमारी साइस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उसी का अफेक्ट होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं। तो जानवर को जो है इसका आभास जल्दी होता है, लेकिन ये हम लोग शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन इतने जल्दी नहीं, मतलब जानवर को देखा हुआ अजीब सा बिहेवियर है उसका, तो ये नहीं कह सकते कि चलो अब निकलो। बहुत शॉर्ट पीरियड होगा हमारे पास, स्पैन ऑफ टाइम होगा जिसमें हम लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। हालांकि फिर भी लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी। दूसरा ये पाया गया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है करके, और ये स्टडीज़ यहाँ तक हुई है कि आपका जो
आयनोस्फेरिक जो जोन है आपका जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है एटमॉस्फेयर में वो भी बदलते हैं और ये सिग्नल्स भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं हम लोग इसको मॉनिटर जब हमें पता है कि कौन से एरिया में हमको करना है। और एक और चीज़ जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो है कि हम लोग जो डेटा, क्योंकि सैटेलाइट डेटा के ऊपर ही काम होगा ये सारा सब कुछ करके, तो जो सैटेलाइट डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो हम लोग कितनी जल्दी प्रोसेस कर पा रहे हैं और हम तक कब कितनी जल्दी उपलब्ध हो रहा है करके। मतलब आपका अर्थक्वेक आ रहा है, आने वाला है, तो इसके सिग्नल्स तो आपके उसमें दिख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि वो डेटा आज लिया है और 15 दिन के बाद आपको उपलब्ध हो रहा है, उसको प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तब तक अर्थक्वेक आ गया आपका। तो ये एक जो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन है उस पर भी काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं। मेनी लार्ज अर्थक्वेक्स आर प्रेसीडेड बाय स्मॉल अर्थक्वेक्स। तो ये लोग जो हैं सेस्मोलॉजिस्ट जो हैं और जियोफिजिस्ट हैं, ये आपके फोर शॉक्स जो हम लोग कहते हैं कि जो मेन अर्थक्वेक भूकंप आया उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे भूकंप आना शुरू होंगे। तो अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो ये फोरकास्ट करते हैं लोग कि भाई भूकंप आने वाला है करके। लेकिन इसका भी एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है करके। तो आपको अधिक से अधिक सेस्मोमीटर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आपके जोन 5 है तो जोन 5 में आपके पास स्प्रेड आउट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होना चाहिए और क्लोज अरे आपका नेटवर्क होना चाहिए सेस्मोग्राफ्स का, जो कि आपको इस टाइप की स्टडीज़ में हेल्प करे करके कि फोर शॉक से क्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है फ्यूचर में। चाइनीज़ लोगों ने एक अर्थक्वेक आया था, हाइचीन अर्थक्वेक था 1975 का, उसको प्रेडिक्ट किया था करके और उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया था करके। एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जिसमें प्रेडिक्शन काफ़ी सही रहा था, वो है इंडिया से, और उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।